हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी warm वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 2024 की आपकी पार्ट बी के लिए एनआईओएस समरी की सीरीज चली हुई है, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 14 है और आज हमारी 501 आपके कोर्स की यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से सभी यूनिट्स को कवर करते हुए जा रहे हैं। बाइलिंगुअल हमारे नोट्स रहते हैं और बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, इंटरेस्टिंग बना के, क्योंकि एनआईओएस को अपने आप से पढ़ना एक बहुत बोरिंग और बहुत लेंदी पड़ता है। चीज़ों को बार बार पलट पलट के अलग अलग बुक्स में देखना, ठीक है। तो बहुत आसान आपके लिए मैं ये एनआईओएस की समरी कर दूंगी या की हुई है आप सभी के लिए। आप लोग क्लासेस लेंगे तो आप जान पाएंगे। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो कि हमारा कल चल रहा था टॉपिक, स्कूल्स फॉर आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, स्कीम्स फॉर आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, के जो स्कूल से बाहर के बच्चे हैं, जो स्कूल में विद्यालय में एडमिशन नहीं लेते हैं, उनके लिए क्या 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 स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने चलाई हुई है। इसके साथ साथ एक दो टॉपिक्स और बच जाते हैं इस यूनिट में, उनको कवर करेंगे। तो चलिए एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और बढ़ाते हैं अपनी क्लास को आगे और शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो एक बार फटाफट से देख लेते हैं, हमने कल की क्लास में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के बारे में देख लिया था। जो बच्चे विद्यालय से बाहर रहते हैं, यानी स्कीम्स फॉर आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। जिनमें सबसे पहले योजना जिसके बारे में हमने बात करी वो है ब्रिज स्कूल। इसको हमने बहुत अच्छे से कल कवर कर लिया था। देन हमने इसके बाद पढ़ा इंडस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, जिसमें चाइल्ड लेबर जो बच्चे होते हैं उनको विद्यालय से जोड़ने के लिए ये स्कीम थी। तीसरी हमने बात करी थी मोस्ट इम्पोर्टेंट साखर शालाएं, है ना, जो कि गन्ना फार्मों पर जो बच्चे काम करते हैं, जिनके पेरेंट्स, उनके लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था। अब आगे बढ़ाते हैं, अगला हमारा प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है केप प्रोजेक्ट। केप प्रोजेक्ट से हम क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है, चलो देखते हैं। देखो, केप प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 1981 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड यूनिसेफ की हेल्प से, ठीक है। यूनिसेफ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिलकर के 1981 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। इसका फोकस था उन बच्चों पर जो आउट ऑफ द स्कूल है और जिनकी एज 6 से 14 वर्ष है, यानी 6 से 14 वर्ष के स्कूल से बाहर के जो बच्चे हैं उन पर ये मेनली फोकस करता था या करता है ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाता था, सेल्फ लर्निंग या सेल्फ लर्निंग सेंटर जो है वो खोले गए कॉलेज, एजुकेशन कॉलेज से जुड़े हुए, ठीक है, शिक्षा कॉलेज से जुड़े हुए स्व अधिगम केंद्र यानी सेल्फ लर्निंग सेंटर इसमें खोले गए। सेल्फ लर्निंग सेंटर में क्या होता था, इसमें जो बच्चे थे उनको छूट थी कि भैया वे अपने पार्ट टाइम अपने अकॉर्डिंग, है ना, जो भी उनको समय मिलता है तो पार्ट टाइम वे जाकर के वहां पर क्लासेस लेते थे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से वो अंशकालिक कक्षाओं में जाते थे। अब जो ये के प्रोजेक्ट है ये असिस्ट करता है सेल्फ लर्निंग गाइडेंस को, कि बच्चे स्वयं अधिगम करते थे यहाँ पर जाकर के, या उनको स्वयं अधिगम करने के अवसर दिया जाता था मार्गदर्शकों की सहायता से, ठीक है। असिस्टेंट करने वाले वहां पर उनके टीचर्स भी होते थे, लेकिन बच्चे सेल्फ रेगुलेट लर्निंग करते थे, ठीक है, सेल्फ लर्निंग गाइड करते थे, कि बच्चे स्वयं से अधिगम करते थे, चीजें सीखते थे, ठीक है। तो ये था के प्रोजेक्ट। आगे बात करेंगे, अब यहाँ पर हमारे ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चलाए गए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। अब हम बात करेंगे रेमेडियल टीचिंग की या सुधारात्मक शिक्षण कक्षाओं की। इसमें क्या होता था, तो ये जो आपके रेमेडियल टीचिंग क्लासेस चलाई गई, ये इसलिए चलाई गई ताकि स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सके ब्रिज स्कूल विद लो कंसंट्रेशन, कि जो बच्चे बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको, और उनके साथ साथ ये उनका भी समर्थन करती थी ये योजना,
कि जो कम ध्यान केंद्रित करने वाले बच्चे हैं या जिनका ध्यान कम लगता है, लो कंसंट्रेशन पावर जिनकी है, उनके लिए इसको चलाया गया। ठीक है। अब रेमेडियल टीचिंग क्लासेस देकर के इनका जो एम रहता था, वो एम ये रहता था कि बच्चे को कम से कम उसकी लर्निंग के मिनिमम लेवल तक तो हम पहुंचा ही दें। कि यानी अगर किसी क्लास का बच्चा है, उसमें मान लीजिए 5वीं तक का बच्चा है, तो उसको पढ़ करके समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होनी चाहिए कि बच्चा पढ़ करके समझ सके, है ना। तो वो मिनिमम लेवल की मिनिमम MLL यानी मिनिमम लर्निंग लेवल तक बच्चे को अचीव कराया जा सके, ये इसका एम रहता था। अब इसके बाद हम बात करते हैं वस्ती शाला। वस्ती शाला क्या थी? ये भी प्रोजेक्ट उसी के तरह चलाया गया जो हमने ऊपर बात करी। इसमें प्राइमरी स्कूल्स जो कि हिली एरियाज पर है या रिमोट एरियाज में है, ट्राइबल एरियाज में है, जिनके आसपास कोई स्कूल नहीं है, उनके लिए वस्ती शाला प्रोजेक्ट चलाया गया। ठीक है। वस्ती शाला प्रोजेक्ट किन के लिए चलाया गया? जो हिली एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है या रिमोट एरियाज है, जिनके आसपास कोई और स्कूल नहीं होता है, उनके लिए वस्ती शाला प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया। इसमें बच्चे को कक्षा 1 से 4 तक के बच्चे के लिए इनफॉर्मल एजुकेशन प्रदान की जाती है, अनौपचारिक शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी समझते होंगे। ठीक है। आप में से कोई भी एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा इट रिक्वायर्स मिनिमम 15 स्टूडेंट्स। ये प्रोजेक्ट चलाने के लिए या इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्लासेस चलाने के लिए कम से कम न्यूनतम 15 बच्चों की जरूरत होती है। ठीक है। अगर हमें वस्ती शाला प्रोजेक्ट चलाना है तो कम से कम 15 बच्चे तो होने ही चाहिए। इसमें जहां बच्चों को बिठा करके पढ़ाया जाता है, उस परिसर को वहां की ग्राम पंचायत जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है। ग्राम पंचायत द्वारा परिसर जो है बैठ के पढ़ाने के लिए प्रदान किया जाता है, वहां की ग्राम पंचायत। इसके अलावा विलेज एजुकेशन जो कमेटी होती है, वो यहाँ पर क्वालिफाइड टीचर्स को अपॉइंट करने का काम करती है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हिली एरियाज पर है, रिमोट एरियाज में रहते हैं। ग्राम शिक्षा समिति जो है वो योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करती है। और जो ये टीचर्स होते हैं जिनको ये नियुक्त करते हैं, इसके लिए कोई एग्जाम वगैरह पास करके नहीं जाना होता कि भैया DSSB का एग्जाम निकाल के तब, वो तो भैया दिल्ली तक सीमित रहेंगे, है ना। अब जहां पर स्कूल ही नहीं है, वहीं के पढ़े लिखे लोगों को देख करके, ढूंढ करके विलेज एजुकेशन कमेटी, ग्राम शिक्षा समिति नियुक्त करती है और उनको 30 दिन की ट्रेनिंग के लिए डाइट में भेजा जाता है। उन टीचर्स को जो वहां पर पढ़ाने के लिए सहमत होते हैं, उनको 30 दिन की ट्रेनिंग पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाता है डाइट आसपास के। साथ ही इसको सुपरवाइज करने का काम करता है जो भी आसपास वहाँ का निकटतम जो भी प्राइमरी स्कूल होगा, उसके प्रिंसिपल इसको सुपरवाइज करने का काम करते हैं, पर्यवेक्षण करने का काम करते हैं कि सारी चीजें सही प्रबंधित रूप से चल रही है या नहीं। ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ इस यूनिट के, जिसका नाम है DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट। DPEP के बारे में हमने इससे पहली यूनिट में भी थोड़ा बहुत जिक्र कर लिया था। अब यहाँ पर इसको थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है। DPEP, CRC, BRC, इन सब के बारे में जाना था, नहीं जाना था? जाना था। तो अब इसको DPEP को हम बहुत अच्छे से और कवर करेंगे। हालांकि इसमें BRC, CRC के बारे में भी गिवन था इस यूनिट में, जिनको मैं अब नहीं कराऊंगी क्योंकि हमने उनको बहुत अच्छे से पहले कवर ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है। तो चलो, DPEP की फुल फॉर्म सबसे पहले मुझे बता दो। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये प्रोग्राम जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड का, जिसको 1994 में स्टार्ट किया गया। अच्छा, ये प्रोजेक्ट तो सबसे बड़ा बोल दिया, लेकिन इसका एम क्या है? तो इसका एम है टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। भैया, इस यूनिट में जितनी भी हमने प्रोजेक्ट्स, जितनी भी स्कीम्स के बारे में बात करी, उन सब का गोल यही है कि यूनिवर्सलाइजेशन किया जा सके, सार्वत्रिकीकरण किया जा सके एलिमेंट्री एजुकेशन का।
ठीक है। और ये एम्फेसाइज करता है डिस्ट्रिक्ट specific planning with decentralized management, participatory process, empowerment and capacity buildings at all level। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करने वाला एक प्रोग्राम है जिसमें जो भी अथॉरिटीज होती है उन सब में रूल्स बनाने के या मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि एक अथॉरिटी बैठी है और वही सारे नियम कानून कायदे कैलेंडर स्कूल के लिए सब चीजें वही देख रही है, नहीं। इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और रोल्स को डिवाइड कर दिया जाता है, यानी डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है अलग अलग अथॉरिटीज में, ठीक है, ताकि वो चीजें बहुत अच्छे से काम कर सके सभी लेवल पर। अब इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है डीपीईपी के, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला तो यही है कि 100% एक्सेस टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 8 थ्रू फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन तो आप सभी जानते हैं कि भैया जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर है ना, निश्चित व्यक्ति के द्वारा शिक्षा दी जाती है, वो तो फॉर्मल हो गई, इसमें डिग्री वगैरह भी मिलती है। लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जैसे आप डिस्टेंट एजुकेशन से पढ़ रहे हो, है ना, जैसे आप अभी मुझसे सीख रहे हो, तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो गई। इनफॉर्मल एजुकेशन होती है आप अपने आसपास वातावरण में अपने माता पिता दादा दादी दोस्तों से खेलते कूदते कुछ भी चीज़ें अच्छी खासी सीख लेते हैं, वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन मैंने आपको बता दिया इन दोनों में डिफरेंस। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो है जिसमें समय की पाबंदी नहीं होती है, स्थान की पाबंदी नहीं होती है कि वहीं बैठ करके पढ़ना है, आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स करते हैं, है ना, या फिर जैसे इग्नू से आप कोई कोर्स करते हैं, तो इस तरीके के सारे कोर्सेज ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाते हैं। तो इसका यही उद्देश्य था डीपीईपी का कि 100% एक्सेस टू एजुकेशन बच्चों को 6 से 14 वर्ष के प्रोवाइड की जाए। आगे बात करते हैं 100% एनरोलमेंट हो और रिटेंशन हो, यानी 100% बच्चे नामांकन कराए और वे प्रतिधारण भी रहे, यानी कि रेगुलर बने रहे, विद्यालय में छोड़ करके ना जाए। इसके अलावा MLL यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को सुनिश्चित करना, अचीव करना भी इसका काम था कि ये इंश्योर करे कि बच्चे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग अचीव कर रहे हैं। साथ ही ये कंट्रोल करने का काम करता है स्टैग्नेशन एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल। बच्चे के ठहराव को नियंत्रित करना और ड्रॉप आउट दर को कम करने का काम भी डीपीईपी बखूबी करता है कि बच्चे जो है एक से अधिक साल तक एक क्लास में ना रुके, यानी फेल ना हो, उस पर ध्यान दिया जाए, उसके लिए रेमेडियल टीचिंग कराई जाए और ड्रॉप आउट्स दर को कम किया जा सके जितना ज्यादा हो सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स एंड सोसाइटी, ये काम करता है शिक्षकों और समाज में क्षमता निर्माण करने का और ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करता है, यानी जिससे अधिकतम विकेंद्रीकरण करता है। किस लिए? ताकि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ सके, समुदाय की या समाज की भागीदारी बढ़ सके। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा होगा एसएमसी बनाई जाती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है भैया? एक तो पावर्स को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि उसमें बच्चे के पेरेंट्स भी शामिल हो जाते हैं, है ना, कम्युनिटी का इंक्लूजन हो जाता है और उनकी भागीदारी बढ़ती है, तो इसलिए। साथ ही इंक्रीज एनरोलमेंट फॉर ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी वर्ग से आने वाले बच्चों का नामांकन बढ़ाया जा सके, ये सब हो गए इसके ऑब्जेक्टिव। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, डीपीईपी के प्रमुख कौन कौन से घटक है, कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स है, उनकी बात करेंगे। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से है डीपीईपी प्रोग्राम के। सबसे पहला है सिविल वर्क। सिविल वर्क से हम यहाँ क्या समझेंगे? सिविल वर्क का मतलब ये है कि डीपीईपी का ये काम है, सबसे पहले तो ये देखना कि कहाँ कहाँ विद्यालयों की जरूरत है, अगर जरूरत है तो वहां नए स्कूल का कंस्ट्रक्शन कराना, ठीक है, नए स्कूल का निर्माण कराना जिनमें 2 कमरे कम से कम हो और एक बरामदा हो। ठीक है, साथ ही न्यू एडिशनल क्लासरूम फॉर एक्सटेंडेड स्कूल्स अप टू क्लास 5th, यानी क्लास 5 तक विस्तृत स्कूलों के लिए नई अतिरिक्त कक्षाएं का जो है उनको भी अवेलेबल कराया जाए। इसके अलावा
स्कूल में और को किन किन बेसिक फैसिलिटीज की जरूरत होती है कि भैया टॉयलेट्स हो, है ना, बोरवेल हो, बच्चे के लिए पीने के पानी जो है उपलब्ध हो, स्कूल में अगर रिपेयरमेंट की जरूरत है वो हो, है ना, अगर रेजिडेंशियल स्कूल है तो उसमें अगर कोई भी समस्या आ रही है उसको ठीक कराया जाए, टीचर्स के क्वार्टर, वुमेन्स के लिए हॉस्टल्स, इन सब की देखरेख, इन सब के कंस्ट्रक्शन का काम भी, यानी ये सब सिविल वर्क कौन देखता है, डीपीईपी देखता है। तो ये हो गया किससे संबंधित, सिविल वर्क से संबंधित। ठीक है, हमने बात करी इसके बारे में बहुत अच्छे से। सेकंड कंपोनेंट है प्रोग्राम यानी कार्यक्रम। जितने भी प्रोग्राम होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन सब का आयोजन कराना जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, वो भी इसी का काम है। यानी टू इम्प्लीमेंट अल्टरनेटिव अप्रोचेस फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। औपचारिक शिक्षा की प्रणाली के बाहर जो बच्चे हैं उनको स्कूल वाली सुविधाएं प्रदान करने के लिए वैकल्पिक जो दृष्टिकोण है उसको लागू करने का काम भी यही करता है। और जो भी आवश्यक असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं प्रोग्राम के लिए उन सबको ऑर्गेनाइज करने का काम भी डीपीईपी का होता है। तीसरा इसका कंपोनेंट है मैनेजमेंट यानी मैनेज करके चलना। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर distinct management structure at national, state and district level to facilitate implementation and fund flow। यानी ये क्या काम करता है, ये राष्ट्रीय, जिला और राज्य स्तर पर विशिष्ट प्रबंधन संरचनाएं जो है बना करके रखता है ताकि जो निधि प्रदान की जाती है विद्यालयों को, जिसको हम कहते हैं फंड फ्लो, वो सही ढंग से सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, और क्या क्या मैनेज करने का काम करता है, ये जितनी भी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज होती है उन सब की निगरानी रखने का काम भी, या जितनी भी डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, यानी जितनी भी गतिविधियां कराई जाती हैं उन सब की निगरानी के लिए ये प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास करने का भी काम करता है। साथ ही न्यू स्ट्रक्चर सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान एंड इंटीग्रेट विद एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट बाय प्रोजेक्ट एंड, यानी जितनी भी नई नई जिले में योजनाएं आती है उनका समर्थन करना और जो मौजूदा व्यवस्था चल रही है उनके साथ उनको एकत्रित करके आगे बढ़ाने का काम भी डीपीईपी का होता है। लास्ट इसके बारे में फैक्टर है या लास्ट इसका कंपोनेंट है चौथा, स्कूल मैपिंग एंड माइक्रो प्लानिंग। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये इन्वॉल्व करता है कम्युनिटी को टू आइडेंटिफाई बैरियर्स टू एनरोलमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन प्राइमरी एजुकेशन। यानी ये मैपिंग करता है, प्लानिंग करता है, ये सब चीजों को देखता है कि कौन कौन से ऐसी बाधाएं हैं, बैरियर्स है जो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में नामांकन लेने से रोक रही है या बाधाएं बन रही है, इसमें उनकी पहचान करने में समुदाय को शामिल करने का काम जो है वो डीपीईपी करता है। इसके अलावा ड्रा कम्युनिटी सपोर्ट टू फाइंड सॉल्यूशन टू ओवरकम दीज बैरियर्स। अच्छा, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लिए सारी समस्याएं, फिर उनको समाज की हेल्प से, समुदाय की हेल्प से इन सब बैरियर्स को दूर करने का काम भी, इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का काम भी जो है डीपीईपी प्रोग्राम की हेल्प से किया जाता है। समझ गए, इतना क्लियर है आप सभी को। अब यहाँ पर हमारे चैप्टर का या यूनिट का अंत होता है और इस यूनिट में जितनी भी इंपॉर्टेंट एब्रिवेशंस आई, फुल फॉर्म्स आई, उन सबको एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं। पहले तो जिसके बारे में हमने अभी बात करी, डीपीईपी यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। यूपीबीईपी की फुल फॉर्म कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, इस प्रोजेक्ट के बारे में, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। और खाली बीईपी पूछे तो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ गिवन है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट। जीईआर की फुल फॉर्म थी ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। और यूईई जिसका पूरा दबदबा चला आ रहा है पिछली 3-4 क्लासेस से, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एनईआर की फुल फॉर्म होती है नेट एनरोलमेंट रेशो। तो इन सब के बारे में हमने आज की क्लास में पूरा कर लिया है। यहाँ पर आपकी यूनिट 5 कंप्लीट होती है। यूनिट 6 की शुरुआत हम कल से करेंगे जिसमें सर्व शिक्षा अभियान वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे।
आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचाए ताकि आपके लिए मैं और बेहतरीन ढंग से चीज़ें अरेंज करके ला सकूं और ज़्यादा टाइम आपके लिए निकाल सकूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।